तो स्टूडेंट्स आज जो आप टॉपिक देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, जिसका दूसरा नाम है पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पब्लिक कंपनियां क्या होती हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इसमें ज्यादा रोल जो है सरकार का होता है। इसी तरह से पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है, इसका दूसरा नाम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी है। ये जो है क्रिएट किया गया था स्पेशल एक्ट के द्वारा। पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया और उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। जैसे आरबीआई एक्ट 1934 है, तो इस तरह से हम लोग एक्ट, एक स्पेशल एक्ट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इसको बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे देखा जाता है और इसके पास सेपरेट एंटिटी है, मतलब ये अपने नाम से अपने अपने मन से कोई भी फैसले ले सकते हैं। जैसा कि हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा कि जैसे रेलवे है, अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं ले सकती, मिनिस्टर के अंडर में उसका कंट्रोल रहता है। इसी तरह से पब्लिक कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है ये सेपरेट एंटिटी है। ये अपने नाम से जमीन खरीद सकती है, केस लड़ सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से जमीन खरीद सकती है। तो ओवरऑल क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेशन एक ऐसा कॉर्पोरेशन है जो स्पेशल एक्ट के थ्रू आया, लेकिन इसमें जो पैसा लगाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। अब इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। एक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक स्पेशल कॉर्पोरेशन के थ्रू आया। इंडियन एयरलाइंस स्पेशल कॉर्पोरेशन के थ्रू आया। एलआईसी स्पेशल कॉर्पोरेशन के थ्रू आया। और इसी तरह से केरला स्टेट देख रहे हो, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये एक स्टेट, मतलब ये भी जो है स्पेशल कॉर्पोरेशन है, मतलब स्पेशल एक्ट के थ्रू आया है। तो ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन हैं स्टूडेंट्स, ये एक स्पेशल कॉर्पोरेट के, मतलब स्पेशल एक्ट के थ्रू इनको लाया जाता है और इसमें सारा का सारा फंडिंग जो है सरकार लगाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं, इसमें ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन किस में आते हैं, तो आप बोलोगे सर ये पब्लिक कॉर्पोरेशन में आता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किस में आता है, तो सर पब्लिक कॉर्पोरेशन में आता है। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रोल सरकार के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है, जिसको हम दूसरा नाम पब्लिक कॉर्पोरेशन कहते हैं, ये अपने आप में एक स्पेशल एक्ट के थ्रू लाया गया। और आप देखो इसका पहला फीचर भी यही कहता है कि इट इज फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्रिएट किया गया एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली कह सकते हो। तो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू लाया जाता है और सारा का सारा पैसा जो फंडिंग है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया स्टूडेंट सबको? मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, एक बार हाँ या ना बताइए। यस सर। ओके। अच्छा, दूसरा इसका फीचर है ओनरशिप। देखो इसकी जो मालिक है ना इसका, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी ओनरशिप किसके पास थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो इसी तरह से इसमें जो ओनर होता है ये गवर्नमेंट होती है। तो जितनी भी पब्लिक कॉर्पोरेशन आपको मिलेंगी, सारे के सारे ओनर जो है इसके गवर्नमेंट मिलेंगे। दूसरा है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। ये अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं अपने नाम से। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो बैंक्स हैं, या एलआईसी। एलआईसी क्या अपने नाम से जमीन खरीद के अपना ऑफिस बना सकती है स्टूडेंट? यस सर। तो इसीलिए इसको स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है। जब पब्लिक कॉर्पोरेशंस बनाए गए तो सरकार ने बोला कि पहली बार हम आपको पैसे लगाएंगे, आगे से आप अपने मन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे जब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को कोई भी बिजनेस करना होता है तो वो अपनी मर्जी चलाती है, उसमें सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है। सरकार से कोई उसको लेना देना नहीं है, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। जबकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ऐसा नहीं था। तो इसीलिए पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है हमारा, आप देखेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन यानी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये अपने फैसले खुद के लेती है, अपने नाम से जमीन खरीद सकती है, अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकती है। ठीक है, तीसरा आता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। देखो यहाँ पे इसको देख के ही समझ गए होंगे। इसको जो पैसा लेना होता है ना, तो ये सरकार से भी ले सकती है और बाहर लोगों से भी ले सकती है।
मतलब कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं, उनके पास कोई मजबूरी नहीं है, वो कहीं से भी पैसा मांग सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक से भी मांग सकते हैं। तो जैसे अगर एलआईसी को पैसे की जरूरत होती है, तो वो सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहती है, वो कहीं से भी पैसे मांग सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि पहली बार जब स्टार्ट हुई थी एलआईसी, तो हमारी गवर्नमेंट ने उसको मदद की थी, सारा पैसा लगा। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में आप देखेंगे तो इसके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, और ये कोई भी अपनी मर्जी से खरीद सकती है, बेच सकती है, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। इसके पास अपने खुद के पावर हैं डिसीजंस लेने के। तो इसके पास देखा जाए तो पैसे से संबंधित सारी पावर इसके पास अपनी खुद की है। एम आई क्लियर? इसी तरह से बैंक को जब पैसे की जरूरत होती है, तो क्योंकि बैंक भी तो पब्लिक कॉर्पोरेशन में आता है, तो बैंक भी सरकार के भरोसे नहीं बैठा रहता है। बैंक भी अपने पैसे अलग अलग कंपनियों में लगाता है, कई बार उसको नुकसान भी होता है, कई बार फायदा भी होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब जैसे आप देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कल ही मैं पढ़ रहा था, जो अपनी ये वोडाफोन और आइडिया है, ये अभी अच्छा नहीं कर रहे हैं ये लोग, मतलब इनके शेयर्स के रेट गिरते जा रहे हैं। अभी आज की डेट में 2-3 रुपए रेट चल रहा होगा शेयर इसका, एक शेयर। अब आप देखो आगे आने वाले टाइम में, मुझे नहीं लगता है कि वोडाफोन और आइडिया आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि इनको कंटिन्यूअसली नुकसान हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये सरवाइव करेंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर बात भी चल रही है कि इसको कैसे रिवाइव किया जाए, बहुत मुश्किल हालात में है। तो ऐसे में इनके पास, अब देखो बैंकों के पास पावर है। अगर ये कल को मदद मांगते हैं, ये कंपनी अगर कल को मदद मांगती है, लोन मांगती है, तो बैंक उनको आराम से लोन दे सकता है। वो बैंक का डिसीजन होगा, सरकार इसमें कुछ नहीं बोलेगी। बैंक अपनी मर्जी चला सकता है। बैंक बोलेगा ठीक है, मैं पैसा देना चाहता हूँ इनको उधार, तो वो बैंक दे सकता है। अभी भी आप देखेंगे ना, वोडाफोन और आइडिया को 4,500 करोड़ के करीब दिया हुआ है अपना ये एसबीआई ने, और ये सब डूबने वाला है, ठीक है। इसी तरह से पंजाब नेशनल बैंक ने भी 1,000 करोड़ दे रखे हैं। तो इस तरह से अब ये इनको पता है कि इनके पैसे रिकवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कंपनी बंद होगी तो मुश्किल हो जाएगा इनको पैसा रिकवर करना, और बंद होने के पूरे आसार हैं। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन हैं, ये लोग अपने नाम से मतलब कोई भी फैसला ले सकते हैं, किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर यही डिपार्टमेंटल होता है, जैसे रेलवे होती, तो रेलवे को सरकार ही अलाउ करती कि भाई आप पैसे लगाओ या ना। लेकिन अगर ये स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, तो इसको कोई बोल नहीं सकता, टोक नहीं सकता, स्पेशली सरकार। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट। यस सर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, 4 पॉइंट एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू लाया गया है पब्लिक कॉर्पोरेशन, और इसको स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में लाया गया स्टेट असेंबली के थ्रू, और तब इसको लाया गया। फिर हमने पढ़ा कि इसमें जो मालिक होता है, ये गवर्नमेंट ही होती है, मालिकाना सरकार के पास होता है, क्योंकि पहली बार सरकार ने इसके पैसे लगाए। अच्छा, तीसरा है ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ये अपने नाम से जमीन खरीद सकती है, फैसले ले सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। फिर हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, अपने पैसे से संबंधित कोई भी फैसले स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपनी मर्जी से स्वतः लेगी। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयज। देखो इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं, अपॉइंटमेंट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉर्पोरेशन, इसके एम्प्लॉयज जो हैं कॉर्पोरेशंस के एग्रीमेंट के हिसाब से आते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माने जाते, ध्यान रखना। जैसे आप देखोगे एलआईसी के अंदर जितने एम्प्लॉयज होते हैं, वो एलआईसी कंपनी डिसाइड करती है कि उनको कितना सैलरी देना है, क्या टाइमिंग होगा। वो सेंट्रल एम्प्लॉयज नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है। इसी तरह से आप देखो बैंकों में, जो बैंक के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, समझे ना। आप बैंक में जाते हो तो जितने एम्प्लॉयज देखते हो ना बैंक के अंदर बैठे रहते हैं, वो बैंक के एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी बैंक देता है, छुट्टी भी बैंक की डिसाइड करता है कि किसको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, या सैलरी का क्या इंक्रीमेंट होगा। इनका अपना रूल होता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा ये लोग हड़ताल कर देते हैं, सरकार इनसे रिक्वेस्ट करती है भाई हड़ताल मत करो, लेकिन फिर भी नहीं मानते कई बार। जैसे आपने देखा होगा, जब डीमोनेटाइजेशन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो उस समय भी इन्होंने रिक्वेस्ट की करना पड़ा था उनको कि भाई आप संडे को भी एक बार बैंक खोल दीजिए, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, और प्रार्थना की थी, और उनसे बोला था कि हम आप बाद में कर लेना छुट्टी, कोई बात नहीं। तो मान गए थे।
अगर मान लो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते तो गवर्नमेंट उनसे रिक्वेस्ट थोड़ी ना करती, फिर तो उनकी ड्यूटी लगा देती। पुलिस से गवर्नमेंट रिक्वेस्ट थोड़ी ना करती है कि संडे को ड्यूटी मत चले जाइए आज, ऐसे कहाँ करते हैं, वो तो सीधा ड्यूटी लगा देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं वो लोग। लेकिन इसके जो एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि ये लोग कॉरपोरेशन के बेसिस पे चुने जाते हैं, कॉरपोरेशन इनको चुनता है, वो डिसाइड करता है, तो इसीलिए ये गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं माने गए। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। फिर एक और पॉइंट आता है बेटा, इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट। देखो ये जो है ना, जो पब्लिक कॉरपोरेशंस होते हैं, इनका खुद का अकाउंटिंग एंड ऑडिट सिस्टम होता है, और गवर्नमेंट इनको ऑडिट नहीं करती, मतलब ये अपना ऑडिट खुद करते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास पावर है ऐसा करने की, सरकार से इनको कोई लेना देना नहीं। तो एलआईसी अपनी खुद की ऑडिट करती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट को करना होगा तो वो करे, लेकिन एलआईसी को और जितने भी स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैं, चाहे वो आरबीआई हो, ये लोग अपना खुद का ऑडिट करते हैं, खुद चेक करते हैं कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, और अपनी सारी की सारी डेटा जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको 6 पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। सर हाँ जैसे आपने कहा कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ये है, हाँ ये जैसे अपने एम्प्लॉयज को अपने वाइज अनुसार बुला सकती है, मतलब कितने आवर्स काम करवाने हैं। हाँ हाँ तो सर जब मोदी जी ने सर नोट चेंज करे थे, जब उनने रिक्वेस्ट की होगी ना, हाँ बिल्कुल की थी उन्होंने रिक्वेस्ट। और सर उन्होंने, अगर वो मना कर हाँ वो देते तो बहुत दिक्कत हो जाती, मना कर देते तो दिक्कत हो जाती। और कई बार देखा होगा आपने, कई बार मना करते रहते हैं। अभी आप देखो ना, अभी हाल फिलहाल में हड़ताल किया था, एक बार गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई सैलरी वैलरी जाती है सभी एम्प्लॉयज की, आप कम से कम महीने के लास्ट में मत करो, एटीएम खोल दो प्लीज। तो उन्होंने माना नहीं, बोल रहे नहीं हम तो नहीं मानेंगे, हमारी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, हमारा टाइमिंग चेंज होना चाहिए, हमें भी टाइम कम मिलता है। देखा नहीं था आपने कितना हंगामा करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि जो है रेलवे, ये बैंक के कर्मचारी हड़ताल पे हैं, सुना होगा ना कई बार आपने। उस दिन बैंक बंद रहता है, आपके पेरेंट्स कई बार काम होता है, हम लोग बैंक में जा नहीं पाते, सुना है कि नहीं? यस। इसी वजह से तो दिक्कत आ गई, देखो डिमोनेटाइजेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल तो है नहीं पब्लिक कॉर्पोरेशन पे, थोड़ा बहुत कंट्रोल है, मैं बताऊंगा आगे चल के कैसे, लेकिन बहुत ज्यादा तो कंट्रोल है नहीं। तो गवर्नमेंट उनसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो माने ना माने ये उनकी मर्जी है। अब देखो गवर्नमेंट ने बोला कि आप किसी भी आदमी के पैसे, उन्हीं के पैसे जमा होंगे जो, मतलब उसमें रूल बना दिया ना, सबको 2-2 हजार देना है, और पैसे लोग अपने अपने जाके जमा कर रहे थे बैंक। तो कई लोगों ने बेईमानी भी की थी, बैकडोर से फ्रॉड किए थे, कि आपको ये तो रियलिटी है, सब जानते हैं कि गवर्नमेंट चाहती थी कि जितने लोग जो ब्लैक मनी लेके बैठे थे, उनको यही तो टेंशन थी कि अगर उनका पैसा जमा होगा तो रिकॉर्ड में आ जाएगा, तो उन्होंने दूसरे के नाम से जमा करवा लिया दूसरे के खाते में। क्या बैंक वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी? अच्छे से थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ऐसे सपोर्ट कर दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल में नहीं थे। अगर पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते तो ये दिक्कत नहीं आती, और शायद वो डिमोनेटाइजेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो जाए। तो कुछ रोल इनका भी रहा है अनसक्सेसफुल कराने में, क्योंकि इनके पास अपनी पावर है, अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करते हैं, अपने हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, जहां मन करे वहां पे आप ये अपना वो ओपन कर सकते हैं बैंक। आपने देखा होगा नजफगढ़ के अंदर भी अलग कई बार जगह चेंज करते रहते हैं, जैसे पीएनबी ने नहीं किया है, जगह चेंज कर दिया बाद में नजफगढ़ में। तो ये लोग अपना ऑफिस चेंज करते रहते हैं, कस्टमर के जरूरत के अनुसार खोलते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं। ऐसा ही है ना बेटा? यस सर, सर मर्ज भी तो कर लेते हैं। हाँ इसीलिए तो करते हैं, क्योंकि भाई इनके पास स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इनको स्पेशल एक्ट से लाया गया, पहली बार सरकार ने पैसे दिए, अब ये अपनी इनकी मर्जी चलती है, अपने नाम से जमीन खरीद सकते हैं, मतलब कंपनी कंपनी की बात चल रही है, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपनी मर्जी से डिसीजन ले। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कह रही है ये कई बार इसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंडियन एयरलाइंस है ना, अब ये क्या है, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब ये लोग क्या करते हैं, एक बार बीच में क्या हुआ था, इनके पैसे कम पड़ गए,
मतलब लॉस में जा रहे थे, तो गवर्नमेंट को बहुत टेंशन हो गई। तो गवर्नमेंट ने इनको बोला कि भाई चलो हम आपकी मदद, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारी मदद करो, नहीं तो हमारी बंद हो जाएगी एयरलाइन। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इतना पैसा जो हमने लगाया था शुरू में सब बेकार हो जाएगा। गवर्नमेंट ने फिर से पैसा लगा दिया। ये क्या किया इन्होंने, टूर पे चले गए। जितने भी बड़े बड़े इनके अधिकारी थे सब चले गए। तो न्यूज में आया कि भाई गलती से क्या हुआ, पैसेंजर थे ही नहीं। वहां से रूट जब चेंज करना था तो खाली यही बैठ के जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने उनसे बोला कि एक तो तुम लोग लॉस में चल रहे हो, फिर तुम लोगों को फुर्सत नहीं है घूमने से, इतना पैसा खर्च कर रहे हो। तो इन्होंने बोला कि तुम लोगों ने एहसान थोड़ी ना किया है, पैसे नहीं देते नहीं चलाना था। बाकी हमारा अपना डिसीजन रहेगा, हमें जो करना है हम करेंगे। आप बीच में मत पड़िए, हमारे एम्प्लॉयज को हमें कहीं घुमाना है, टूर पे ले जाना है, हम ले जाएंगे। बेशक पैसेंजर रहे ना रहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप देखेंगे जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है ना, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, वो अपनी मर्जी चलाती हैं और वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकती हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये रहे। अब इंडियन एयरलाइंस ये रही, ये वाली, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा इंडियन एयरलाइंस की हालत खराब है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है तो ये अपने मर्जी से डिसीजन लेती है। इसी तरह से बैंक भी अपने मर्जी से डिसीजन लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी भी अपनी मर्जी से फैसले लेती है। जो शेयर खरीदना होगा किसी कंपनी का ये खुद खरीदती है, अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है, निकालती है। तो ये अपनी मर्जी है इनकी, जैसा मन करे डिसीजन ले सकते हैं ये लोग। आ गया समझ में? यस सर। अब हम बात करते हैं बेटा एडवांटेजेस की। क्या पब्लिक कॉर्पोरेशन के क्या है एडवांटेजेस? देखो बहुत सारे एडवांटेज हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के, अपने खुद के बहुत एडवांटेज हैं। पहला तो इसमें हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल माना जाता है। ये अपने फैसले में कोई भी बदलाव कर सकता है। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में उल्टा था, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। यहाँ पे इनके पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये अपने फैसले अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनके जो मैनेजर हैं वो फ्री हैं फैसले लेने के लिए। तो गवर्नमेंट उनको बोल सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन दबाव नहीं बना सकती कि आप यही फैसले लो। अल्टीमेटली उन्हीं का फैसला माना जाता है जो उन्होंने लिया। तो यहाँ पे आपको बस यही बताना है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन जैसे बैंक हैं, दे आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कि गवर्नमेंट कहती है कि आप ये मत करो और बैंक वाले कहते हैं नहीं हम तो ये करेंगे। तो उनको आप रोक नहीं सकते, दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट डिसीजंस। एंड व्हेन दे वांट टू चेंज देयर डिसीजन, सपोज करो कोई गलत डिसीजन ले लिया और बदलना है, तो आसानी से उस फैसले को वो लोग बदल लेते हैं। फिर एक और आता है पॉइंट, लीस्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखो इसमें ना सरकार बीच में दखल अंदाजी बहुत बहुत कम करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बजट का एलोकेशन होता नहीं है, तो इसलिए सरकार बीच में नहीं आती। जो इनको फैसला लेना है ये लोग अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन वालों में सरकार का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होता है, लेकिन आप देखेंगे ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। और वैसे भी ये लोग पैसे के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, अगर कभी सिचुएशन बहुत खराब हो जाए, सपोज करो बैंक बहुत बुरी हालत हो जाए और बैंक एकदम लूटने को हो जाए, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मदद मांग सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है उनको मदद करे ना करे, लेकिन अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है इनके पास। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। फिर एक और आता है ऑटोनोमस स्टेटस। ये ना अपनी खुद की पॉलिसी बना सकते हैं। जितने भी पब्लिक कॉर्पोरेशन हैं जो स्पेशल एक्ट के थ्रू आए हैं, ये अपना खुद का कोई ना कोई पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे बैंकों का भी होता है, आपने देखा होगा बैंक अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो बैंक चाहे तो अपने हिसाब से पॉलिसी बना सकता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो बैंक वाले एक मिनिमम लिमिट रखती है ना कि भाई इतना पैसा आपके बैंक के खाते में रहेगा तभी आप एटीएम यूज कर सकते हो, या तभी आपका खाता रह सकता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और इससे कम पैसा रखोगे तो आपका पैसा माइनस में जाने लगेगा, पेनल्टी लगेगी। और अगर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, बैंक का खाता खुला के और कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, तो आपको पैसे देने पड़ सकते हैं पेनल्टी के तौर पे। तो ये सारा चीज जो है, ये सारा डिसीजन ये लोग खुद लेते हैं। ठीक है, तो इनके पास ये सारे डिसीजंस लेने के पावर है। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? बताइए समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड।
ये थोड़ी स्लाइड में प्रॉब्लम आ गई है, चलो मैं बाद में इसको सही कर लूंगा। मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में हेल्प्स इन इकोनॉमिक, ये क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करने में मदद करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराता है हमारी कंट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है, हमारी कंट्री का अच्छे से डेवलप करता है। कैसे, कोई बताएगा, कोई बच्चा बताना चाहेगा किस तरह से, कैसे डेवलपमेंट होता होगा, कौन बता रहे हैं? सर जैसे बैंक्स है तो वो कंपनीज को लोन देते हैं, तो उससे इकोनॉमिक अच्छा, डेवलपमेंट तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता ही है। जैसे सपोज करो बैंक मदद करते हैं, जैसे लोगों के पैसे सेविंग के तौर पे रखते हैं, तो लोगों के अंदर एक कल्चर आ गया है, हर कोई चाहता है कि भाई पैसा सेव करके, और मतलब एक कल्चर हो जाता है ना, एक आदत हो जाती है कि भाई हम लोग अपना पैसा बचाने की आदत हो जाती है, वही कह रही हो? यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे मान लो बैंक वाले क्या करते हैं, चलो मैंने स्लाइड सही कर दी। बैंक वाले क्या करते हैं, ये लोग आपने देखा होगा कि सेविंग करने का में मदद करते हैं। तो अगर आपके घर में भी ज्यादा पैसा हो जाए तो पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, ले जाके बैंक में जमा कर देते हैं। फिर बैंक वाले क्या करते हैं, उसी पैसे को कहीं बिजनेस में लगा देते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। तो इससे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलने में मदद होती है, ठीक है, इससे हमारा देश तेजी से बढ़ता है। इमेजिन करो अगर बैंक नहीं होते तो हम लोग पैसे को घर में रखते, फिर वो पैसे का मूवमेंट बंद हो जाता, घर में ही पड़ा रहता। तो इसीलिए पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत मदद करते हैं। जैसे एलआईसी है, एलआईसी क्या करती है, इंश्योरेंस करती है बेसिकली। तो लोग आपके, देखो आपके पेरेंट्स ने भी इंश्योरेंस कराया हुआ होता है सेविंग के तौर पर, हर साल हम कुछ पैसा जमा करते हैं एलआईसी के पास, एलआईसी के पास पैसा चला जाता है, फिर एलआईसी उस पैसे का इस्तेमाल करती है। कहीं कहीं बड़े बड़े बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है तो उनको देती है, लोन के थ्रू देती है। और ये पैसा गवर्नमेंट को कई बार जरूरत होती है तो एलआईसी से मदद लेते हैं। अभी आप देखो, बहुत मदद ली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना के दौरान इन एलआईसी से। तो ये सब, जब सरकार के पास कई बार पैसे की कमी पड़ जाती है तो सरकार बैंकों की मदद लेती है, एलआईसी की मदद लेती है, इन सब के पैसे लेती है, और इनसे कई बार हेल्प भी अपना उठाती है। और आप देखो एलआईसी ने बहुत मदद की है सरकार की, ठीक है, एलआईसी से गवर्नमेंट को बहुत हेल्प मिली है। एलआईसी लोगों के पैसे जमा करती है, तो हमारे इंडिया में लोगों को आदत हो गई है कि भाई सेविंग करते हैं। अब एलआईसी के पास कई हजार करोड़ रुपए जमा रहते हैं, तो अलग अलग बिजनेसेस को वो मदद करती है, उसके बदले वो अलग से कमाती भी है, और हमारे जैसे सेवर्स को पैसे भी देती है इंटरेस्ट के तौर पे, ठीक है, और भी बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करा। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। फिर एक और एडवांटेज है स्टूडेंट स्टेबिलिटी। देखो इससे क्या होता है, एक पब्लिक कॉर्पोरेशन से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये स्टेबिलिटी लाती है, क्योंकि पॉलिटिकल चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे क्या होता है, कई बार सरकार जब बदल जाती है ना, तो सरकार की पॉलिसियां बदल जाती है। जैसे अगर मान लो रेलवे है, अभी देखो बीजेपी की सरकार है, तो अभी बीजेपी वाले जो है जो भी डिसीजन लेंगे रेलवे से रिलेटेड, इनका डिसीजन माना जाएगा। अब मान लो कि अगले इलेक्शन में बीजेपी एक बार को हार जाती है, तो कांग्रेस आ जाएगी, तो कांग्रेस जो है सारी पॉलिसी चेंज कर देगी, जो मतलब आगे आने वाली जो नई पॉलिसियां उसमें कुछ बदलाव कर सकती है। अब जैसे गवर्नमेंट, अभी की गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी की गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है रेलवे के अंदर, थोड़ा प्राइवेट पीपीपी को लाए हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। मतलब क्या हो रहा है कि प्राइवेट वालों से थोड़ा सा बोल रहे हैं कि आप भी ट्रेन चलाइए हमारे ट्रैक पे, बदले में आप रेंट दे देना और लोगों को अच्छी से सुविधा दीजिए। तो आपने देखा होगा बहुत सारी ट्रेनें, जैसे T9 है, वंदे भारत, ये ट्रेन चल रही है, ये प्राइवेट ट्रेन है लेकिन चलती हमारे गवर्नमेंट के ट्रैक पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे पैसे देती है, ठीक है, रेंट के तौर पे, और उसके बदले गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है कि आप हमारे ट्रैक पे चलाइए। काफी अच्छी ट्रेन है, सुविधा बहुत दे रही है, आपके सामान घर से लेके जाएगी, अच्छी स्पीड है। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में सरकार बदल जाए तो ये पॉलिसी चेंज कर दे। तो ये चीज है, लेकिन अगर पब्लिक कॉर्पोरेशन है तो जो पॉलिसी ये बनाएगी, ये पॉलिसी को लेके आगे कंटिन्यू करेगी, क्योंकि इसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है। तो इसीलिए ये अपने डिसीजंस, खुद के डिसीजंस ले सकते हैं। एम आई क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट? हाँ या ना बताओ, अगर यस। नहीं आया तो कोई और एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। स्टेबिलिटी आ गया समझ में? क्योंकि ये अपनी एक पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कौन सी है, इसीलिए इनका लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत अच्छा डिसीजन होता है और अच्छा करते हैं ये लोग।
अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, खाली फायदे ही फायदे नहीं है, इसके नुकसान भी हैं। पहला नुकसान, रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो इसके के अंदर क्या है, इट डज नॉट एंजॉय मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज इट इज गवर्न्ड बाय वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एक्ट। देखो क्योंकि ये स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, तो इसको बहुत सारे एक्ट रूल्स को बनाए गए, तो इसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये क्योंकि ये बहुत सारे रूल्स को रेगुलेट करने के लिए बनाना पड़ा इसको, तो ये सारे रूल्स को फॉलो करती है, और इस चक्कर में इसमें डिले भी होता है, कई अपने काम में उतना अच्छे से नहीं कर पाती है, इसके ऊपर बंधन है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो जैसे इसका जो डायरेक्टर है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा कम से कम, तो अब कई बार फैसले लेने में डायरेक्टरों की मर्जी होगी तभी ना आप कोई नया डिसीजन ले पाओगे। तो कई बार इसके डायरेक्टर अड़ंगा लगा देते हैं जानबूझ के। सरकार ने जब पहली बार पब्लिक कॉर्पोरेशन बनाया था गवर्नमेंट ने, तो क्योंकि उसने सारा पैसा खुद ही फंड किया था, तो इसीलिए सरकार ने रूल बना दिया कि भाई हमारा एक डायरेक्टर रहेगा कम से कम। अब आप ये देखो कि सरकार ने एक और रूल बनाया कि डायरेक्टर हम नियुक्त करेंगे, हम आपको नाम देंगे, उनमें से आपको डायरेक्टर चुनना होगा। अब एक बात बताओ, जब सरकार ही बता रही है कि इन 8 जनों में से या 10 जनों में से डायरेक्टर लेना, तो वो बंदा किसका फेवर करेगा मुझे बताओ? वो डायरेक्टर गवर्नमेंट का फेवर करेगा या कंपनी का? सर गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट। है ना? तो गवर्नमेंट क्योंकि उसके ऊपर फिर कंट्रोल रख सकती है, इसका फायदा यही है। लेकिन पूरी तरह से गवर्नमेंट का नहीं करता कंट्रोल। चलो गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया, नॉमिनेट कर दिया कि भाई इसको इनमें से एक को ले लो, लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ी ना चुना है, चुना तो कंपनी ने है। तो इसीलिए वो दोनों का ही रहता है। लेकिन फिर भी क्योंकि डायरेक्टर एक कम से कम गवर्नमेंट का होना चाहिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट इस पे अच्छा कंट्रोल करके रखती है। कुछ हद तक गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। तो अभी एक बच्चा पूछ रहा था ना कि सर बैंक वाले अगर ना माने तो बेटा बैंक वाले इसीलिए मान जाते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत सरकार का भी कंट्रोल उस पर रहता है, डायरेक्टर गवर्नमेंट का भी रहता है। तो आप समझ सकते हो जब डायरेक्टर खुद गवर्नमेंट का है, तो कुछ तो उसका इन्फ्लुएंस रहेगा ना कंपनी में, और सरकार भी देखना चाहती है कि भाई क्या क्या चल रहा है, तो इसीलिए उसका अपना खुद का बंदा कोई होना चाहिए। ठीक है, एक और लिमिटेशन देखो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो मैंने आपको डिटेल में ही बोला था कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिनिमम होता है, कम से कम होता है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होता ही है। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस कंप्लीट ऑटोनॉमी इज नॉट पॉसिबल। रियल लाइफ में देखा जाए तो पूरा का पूरा आजादी पब्लिक कॉर्पोरेशन को वैसे भी नहीं है, सरकार का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस तो 100% रहता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वैसे कहने के लिए इसके पास पूरा ऑटोनॉमी है, लेकिन कुछ फैसले इसको सरकार के हिसाब से भी लेने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल प्रेशर इसके पास रहता है। आगे बात समझ में? फिर इसमें एक और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि इसके जो ऑफिशियल्स होते हैं ये अपनी पूरी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हो क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या बोलते हैं इस टर्म को? सर ब्राइबिंग। हाँ, अंडर द टेबल पैसे ले रहे हैं। तो आपने देखा होगा कई बार होता है इस तरह के डिपार्टमेंट्स के अंदर कि भ्रष्टाचार मिलता है। जैसे आप देखो बैंक में बहुत सारे भ्रष्टाचार पकड़े गए हैं। ठीक है, अभी आप देखो विजय माल्या वाले केस में चल रहा है, उसके जो उस समय जो डायरेक्टर थी, एक लेडी थी, उसने जो है उसको कन्विंस कर दिया था विजय माल्या ने, और पैसे उसने उधार दे दिया था, लोन दे दिया था, जबकि गवर्नमेंट मना करती रही थी कि मत दो, लेकिन उसने माना नहीं। तो इस तरह से कई बार होता है, ऑफिशियल्स जो है इसको मिसयूज कर सकते हैं अपने पर्सनल गेन को पाने के लिए, और जो इसके एम्प्लॉइज हैं वो कई बार भ्रष्टाचार में आते हैं। अभी जैसे जैसे आप देख लो ये डीमोनेटाइजेशन में देखो, डीमोनेटाइजेशन में आपने सुना होगा, न्यूज चैनल्स पे भी आ रहा था कि बैंक वाले जो है अंडर द टेबल काम कर ले रहे थे। कई जो भ्रष्टाचारी जो लोग होते हैं ना, ब्लैक मनी जिन्होंने रख रखी थी, जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया 8 बजे कि कल से ये नोट नहीं चलेंगी, तो उसमें रूल था ना कि आप जाके आपके घर में जो भी पैसा है जमा करा दो। तो उसमें रूल था कि इतने से ज्यादा जमा कराओगे तो आपको टैक्स वो आपका पूरा डिटेल वगैरह देना पड़ेगा। फिर सरकार आपसे पूछेगी इतना पैसा आपने घर में कहाँ से कमा के रखे हो, तो इंक्वायरी बैठ सकती है। तो मैनेजर से मिलके, बैंक मैनेजरों से मिलके, और लोगों ने फ्रॉड मतलब दूसरे अकाउंट से इधर उधर से करके सेटिंग, और अपने पैसे जमा करवा दिए, पता ही नहीं चला सरकार को, है ना? आया था ना न्यूज में इस तरह से। तो इसमें करप्शन होने के बहुत चांसेस। फिर आता है एक इनएफिशिएंसी। देखो इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव लीड्स टू इनएफिशिएंट ऑपरेशन।
इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कई बार इनएफिशिएंसी देखने में आती है, ज्यादा कंपटीशन होता नहीं है तो ये लोग इनएफिशिएंट हो जाते हैं और प्रॉफिट मोटिव इनका जो है, ज्यादा इनको प्रॉफिट कमाने से मतलब होता है, तो इसीलिए जो है ढंग से काम नहीं करते, ठीक है, इनएफिशिएंट हो जाते हैं। अच्छा, डिले इन एक्शन, क्विक डिसीजंस जल्दी नहीं लेते हैं, इनके ऑफिशियल्स डरते रहते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर कल को इनसे कोई गलती हो जाएगी तो सरकार बीच में दखल अंदाजी करेगी, ठीक है। तो आप देखोगे बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी या जो भी इस तरह की पब्लिक कॉर्पोरेशन हैं, वो लोग अपने कोई फैसले लेते हैं तो बहुत लेट लेते हैं। आप देखना कई बार बैंक में आप कोई चीज कराने जाओगे, कोई जैसे सपोज करो आप लोन लेने जाओगे तो बैंक वाले बहुत डरते हैं लोन देने से। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है अगर कल को आप लोन के पैसे नहीं चुकाओगे तो फिर वो अकेले फंसेंगे, फिर उनकी जमानत वो मतलब जब्त हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो इसीलिए जो मैनेजर है बहुत समय लगाता है, बहुत कागजी कार्रवाई करता है, तब जाके कोई फैसले लेता है। तो इसमें यही डर रहता है कि कल को अगर कोई गलती हो गई तो फिर आपके ऊपर ही ब्लेम लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? पब्लिक सर। कॉर्पोरेशन क्या होता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है एक स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन जिसको एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया। पहली बार सारा पैसा सरकार देती है, उसके बाद आपको छूट दे देती है, आप अपने हिसाब से बिजनेस को चला सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो इसके एग्जाम्पल्स हैं LIC, RBI, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखोगे इंडियन एयरलाइंस, ये सब इसके एग्जाम्पल्स। हाँ बेटा, कुछ पूछना सर है तुमको? सारे बैंक की पब्लिक कॉर्पोरेशन में आते हैं। हाँ, देखो जितने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, और आपको पता है कि सारे नहीं, कुछ तो प्राइवेट बैंक भी है ना। अब तो प्राइवेट बैंक भी तो होते हैं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में ही सारे बैंक आते हैं, तो यही कंट्रोल करता है, यही उनको चलाता है। तो आप कह सकते हो कि सब तो कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है। तो सर अगर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करेगी एक्स्ट्रा वर्क के लिए, फिर आगे वाले बैंक को ये ऑर्डर देगा। हाँ जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही गाइडलाइंस बनाता है, और बैंक जो है ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेती है। तो क्योंकि सरकार का एक डायरेक्टर इसमें होता है, आप देखते नहीं हो बैंक में गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है गवर्नर, तो गवर्नर ही सब कुछ मैनेज करता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट का फिर भी कंट्रोल होता है, यस है सर। ना। सर, हाँ, जैसे किसी का अकाउंट उसमें है, प्राइवेट बैंक में है, तो सर उसे हम्म, पेंशन कौन देती है? गवर्नमेंट देती है, फिर ये वो बैंक ही देता है? देखो इसमें क्या होता है, जो पेंशन देती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो वो पैसा वो लोग बैंक को दे देते हैं, बैंक वाले फिर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो ट्रेजरी है वहां से पैसे रिलीज कर देती है, और जो भी बैंक्स हैं, जितना जितना जहां जहां पहुंचना चाहिए हर जगह पहुंच जाता है वो पैसा। उसके बाद बैंक वाले क्या करते हैं, उसी पैसे को जिस जिस एम्प्लॉय का उनका अकाउंट होता है उसी हिसाब से उनके पास अपना सॉफ्टवेयर है, उससे वो सेंड कर देते हैं पैसे। आ गया समझ में? यस सर। और कोई क्वेश्चन? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैं स्लाइड भेज दूंगा अभी, सर आप हाँ इसमें से नोट्स बनाइए। बोलो। सर जैसे ये जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे, और हम्म, जैसे सर इनको मिलते हैं महीने हम्म, में मिलते हैं, तो वो भी हम्म। सेंट्रल ट्रेजरी से आते हैं? देखो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना पॉलिसी एक बनाई जिसके अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनका जिनके पास अर्निंग इनकम नहीं है, उनको एक तरह से पेंशन देते हैं। तो ये पेंशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है। अब इसमें क्या होता है, सभी एम्प्लॉय जो जो बुजुर्ग लोग हैं उनका बैंक अकाउंट ओपन कराया जाता है, उनका वेरिफिकेशन बैंक करता है कि ये कितने साल का है, कितना उम्र है,
और उसके बाद वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज देता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अकाउंट में पैसे भिजवाती है अपने इसमें ट्रेजरी से। फिर इनके खाते में बैंक वापस क्रेडिट कर देता है, मतलब पैसा भेज देता है। तो देखा जाए तो सरकार का पैसा है, लेकिन उसको मैनेज कौन कर रहा है? बैंक ऑफ बैंक्स। क्योंकि गवर्नमेंट कैसे भेजेगी? गवर्नमेंट को फिर दिक्कत होगी और बैंक से आसान हो जाता है। आगे समझ में? यस। और कोई क्वेश्चन? आप देखना कई बार ना, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं ना, जैसे आपके मम्मी पापा या कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, तो सबका खाता बैंक में ही होता है और वो ऑफिस में वो अकाउंट रजिस्टर्ड होता है, तो उसी के थ्रू रहता है कि ये एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर है। तो गवर्नमेंट जब भी उसको सैलरी देती है तो उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है अपने ट्रेजरी से, फिर वो खाते में बैंक जमा कर देती है। तो देखा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक की मदद पैसे को भिजवाती है, बदले में बैंक उससे पैसे चार्ज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सुविधा देने के लिए। आ गया बेटा सबको समझ में? यस सर। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो मैं ये स्लाइड आपको भेज दूंगा, आप इसको अच्छे से एक बार सुन लेना है और इसके नोट्स बनाना है। डीओई वाली जो नोट है उसकी भी मदद लेनी है और आपका ये काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो लीव करते हैं स्टूडेंट्स। सर गवर्नमेंट पब्लिक कॉर्पोरेशन